Once again, welcome back, my dear student of Standard 9th, and we will continue with our chapter number 4, that is National Movement in India, and this is part 2. We already covered part 1, and now we are going to cover part 2. So, without any delay, let's begin. And okay, as you can see on your screen, Fear Revolutionary Movement in Gujarat. Now, अब हम लोग जितने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो गुजरात में देखेंगे कि हाउ गुजरात इज एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. सर अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ द आर्म रिवोल्यूशन इन गुजरात. सो आपको ये नाम याद रखना है, श्री अरबिंदो घोष. इन्होंने मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की शुरुआत की थी. ठीक है, इन्होंने एक तरह से नींव रखी थी एंड इन्होंने वेपन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया था. बट ही रिमेन बिहाइंड द कर्टन. सी देर आर सर्टेन पीपल जो हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं और अपने आप को दिखाते भी हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा किसी को आगे रखकर पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं. ओके, से फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ में देखते हो कि जो डांसर, जो हीरो हीरोइन होते हैं, ये डांस करते हैं, तो क्या वो डांस स्टेप खुद से बनाते हैं? नहीं, एक्चुअली उनके पीछे कोरियोग्राफर होते हैं जो उनके स्टेप्स डिजाइन करते हैं. और हमको लगता है वाह वाह क्या अच्छा डांस करता है. अरे भाई, अच्छा डांस करता है बात ठीक है, पर डांस बनाया किसने? कोरियोग्राफर ने, है ना. हम लोग मूवीज़ में सॉन्ग सुनते हैं, अरे यार कितनी अच्छी आवाज़ है, वो उनकी आवाज़ थोड़ी है, वो तो सिंगरों की आवाज़ है. सो बिहाइंड द कर्टेन कौन है? कोरियोग्राफर है, सिंगर है. लेकिन हमको कौन दिखते हैं? हमको तो बस वो हीरो हीरोइन दिखते हैं. ओके, सो ये अरविंदो घोष जो थे, ये अरबिंदो बिंदो विंदो नहीं बिंदो. ओके, सो ये बिहाइंड द कर्टेन यानी पर्दे के पीछे काम करना ज़्यादा पसंद प्रीफर करते थे. हिज ब्रदर बरिंदर नाथ घोष ऑलवेज रिमेन इन द फोर फ्रंट. अपने भाई को आगे रख के ये काम करते थे. इन 1902 ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड द सदर्न पार्ट. पहले ये गुजरात में आए और फिर ये नीचे गुजरात के जो साउथ वाले पार्ट में मूव करते हैं. हियर ही मेड श्री छोटू राम एंड द अम्बू भाई पुरानी. तो इनको ये दो उनके और फ्रेंड मिल गए. आर वेरी कंपेनियन यानी इनके भरोसेमंद लोग थे. Sakariya Swami met him on the bank of Narmada. This Swami were associated with the queen. This Swami was associated with the Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857. So आगे जाके फिर इनको और फ्रेंड्स मिलते हैं एंड स्वामी जी से इनकी मुलाकात होती है. ओके, बरिंदर कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, चरोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, मेहसाना इन द रिवोल्यूशनरी. In this relation, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside the Raipur Darwaza in Ahmedabad. ओके, सो रायपुर दरवाज़ा पे वाइसरॉय पे बम फेंका जाता है. तो ये उनका सबसे बड़ा अभी तक का अचीवमेंट होता है. ओके, नाउ श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम ऑफ द रिवोल्यूशनरी इन हिज बुक नेम भावनी मंदिर. भवानी मंदिर. It was translated into Gujarati and published in general in the Dakshina. Beside this booklet with the title like देसी वनस्पति दवाओं, नहावाना साबु बनावानी રીત, कसरत, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the thought of revolutionary. So the British won't understand. देखो ब्रिटिशर्स को क्या है, इंग्लिश समझ में आती है. ठीक है, चलो कोई ना कोई ब्रिटिशर्स हिंदी सीख भी गया है तो वो हिंदी भी समझ लेगा, पर गुजराती का क्या करोगे. और ये अपने जितने भी नाम पढ़े ना, मैं आपको बताता हूँ. भवानी मंदिर मीन्स ये माता का मंदिर के बारे में. ठीक है, दक्षिणा मीन्स डोनेशन के बारे में दे रखा है. देसी वनस्पति ने दवाओं यानी जो आसपास में हमारी जो वनस्पति मिलती है उसकी दवाओं यानी दवाइयों की बात हो रही है. नहावाना साबु बनावानी रीत. आप जो लक्स साबुन जो देखते हो वो साबुन कैसे बनता है जो नहाने में काम आता है वो. लेकिन आपको क्या लगता है कि उसमें नहाने के साबुन बनाने की विधि दे रखी होगी? नहीं, एक्चुअली उसमें बॉम्ब कैसे बनाते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा था. और टाइटल क्या रखा गया है? नहावाना साबु बनावानी रीत. इससे क्या हो, ब्रिटिशर्स उसको पढ़ेंगे तो हाँ ये तो साबुन बनाने की बुक है, तो उसको कभी सीरियसली लेंगे नहीं और इजीली ये बुक जल्दी स्प्रेड हो जाएगी और काफ़ी लोगों को बम बनाना आ जाएगा. ओके, कसरत यानी एक्सरसाइज. गुलाबनो किस्सो मीन्स ये कुछ होगा. एंड कायदानो संग्रह मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक बुक है. तो ये सब
इस तरह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी गुजरात में स्प्रेड की गई थी। ठीक है, दिस बुकलेट कंटेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स। ओके, मैंने पहले ही बता दिया आपको। गंग आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रंथ विद्यालय वॉज इस्टेब्लिश नियर द चंदोदर कर्नली वेयर द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वेयर कैरिड आउट। ये जगह थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये लोग प्रैक्टिकली बना के देखते थे। मैनी गुजराती यूथ ज्वाइन दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट होम द स्टर्न एक्शन वे टेकन बाय द गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स इन पे फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट द सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। फिर ब्रिटिश को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अब इंडियन लोगों को अब हम लोग इतना लाइटली नहीं ले सकते, ये लोग भी अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ओके, नाउ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्री। इंडिया में तो ठीक है, इंडियन के लोगों की सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग हैं जो इंडिया के लोगों की मदद कर रहे थे। ओके, द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन द फॉरेन कंट्री ऑल्सो गिव द फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। The revolutionary activity that began in the India spread to the different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Burma, Malay, that means Malaysia, सिंगापुर, अफगानिस्तान एंड रसिया। तो इन कंट्री में जितने भारतीय लोग रहते थे वो कहीं ना कहीं अपने देश वालों की मदद कर रहे थे। ओके, सो यू कैन सी एक्टिव रिवॉल्यूशनरी हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन द फॉरेन कंट्रीज आर। आपको यहाँ पे सिर्फ नाम आएंगे, सो आपको यहाँ पे सिर्फ नाम पे ध्यान देना है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक है। ओके, श्याम कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, है ना। श्याम कृष्ण वर्मा का तो वीर सावरकर का तो आप फोटो भी देख सकते हो। लाला हरदयाल, ऊधम सिंह। ओके, जो आप बिल्कुल नीचे की तरफ राइट में जो फोटो देख रहे हो ये ऊधम सिंह जी हैं। ओके, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, सरदार राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्ले, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श जिनको कहा जाता था, वेर एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी। तो ये सारे जितने भी लोग थे ये हमारे देश के बाहर थे, पर इनके दिल में अभी भी देश के लिए प्रेम था और ये देश के लिए कुछ कर रहे थे। मैं आपको सबका एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, लेकिन जो यहाँ पर जिन सरदार जी को फोटो दिया है इनकी मैं बात बताता हूँ। ये है ऊधम सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि 1919 में जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था इसका इनको बदला लेना था। एक्चुअली अभी हमारे चैप्टर में आगे आएगा जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। जलियांवाला बाग में ऐसा हुआ था कि एक प्रोटेस्ट हो रहा था और ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही इनोसेंट इंडियनों को मार दिया। एंड इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स जनरल डायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो और फिर वो जनरल डायर इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन ऊधम सिंह बोलते हैं नहीं, इनसे तो मैं बदला लेके ही रहूँगा। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड गए और जनरल डायर के घर पे एज अ नौकर या सर्वेंट काम किया। उनके ड्राइवर भी बने, उनके घर के काम भी करते थे। पहले तो उन्होंने उनका दिल जीता। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि वो चाहते तो उनको घर में आराम से मार सकते थे, लेकिन उनको ये इस तरह से नहीं मारना था। उनको कैसे मारना था, लेट मी टेल यू। ये चाहते थे कि इनको मैं पब्लिक के सामने मारूं। एंड यू नो इट वेरी वेल कि जनरल डायर नाम से आपको पता चल गया होगा, ही इज़ फॉलोइंग द क्रिश्चियन रिलीजन। एंड क्रिश्चियंस क्या होते हैं कि हर संडे को मॉर्निंग में चर्च जाते हैं। तो जब ये चर्च में जा रहे थे तो यहाँ पर ये भी उनके साथ जाते हैं। अब चर्च में जब जाते हैं तो ठीक है, गोरी स्किन वाले हैं तो उनकी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, लेकिन जो इंडियंस हैं, कोई दूसरे देश के आते हैं चर्च में, तो इनको वो थोड़ा चेकिंग वेकिंग ज़्यादा करते हैं। सो उन्होंने क्या किया, अपने पास एक बाइबल ले ली। बाइबल में पेजों को कट कर करके ऐसी एक जगह बनाई जिसमें वो लोग बंदूक छुपा सकें। अब बुक हाथ में होगी और बाहर से चारों तरफ से पेजेस दिख रहे हैं, तो कोई सोचेगा भी नहीं कि इसमें बंदूक हो सकती है। एंड फाइनली उन्होंने फादर के सामने गए एंड उन्होंने बोला कि मुझे कुछ कन्फेस करना है। ये मेरे मालिक हैं जनरल डायर। इन्होंने बहुत सारे बेगुनाह इंडियंस को मारा है, तो मेरे दिल में उनके लिए नफरत है और मैं इनको मारना चाहता हूँ। बाइबल ओपन की, गन ली और उधर ही जनरल डायर को शूट कर दिया और डेड कर दिया। ठीक है, और वो उधर अरेस्ट भी हो गए। मे बी पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट इन्होंने अपने जितने भी हमारे हजारों भाई बहन मारे गए थे पंजाब के अमृतसर में, इनकी मौत का बदला ऊधम सिंह ने लिया। तो
भले देश से हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन देश के लिए काम कर रहे हैं। ओके, एंड सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा है, तो ये सबसे मेन इंसान थे जो मतलब इंडियन लोगों की हेल्प करते थे फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द इंग्लैंड। ओके, आई होप आप लोगों ने कभी ये स्टोरी नहीं सुनी होगी। आई थिंक इनको तो सेपरेट चैप्टर बनाना चाहिए, बट हमारी गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या करती है। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन द फॉरेन कंट्रीज गेव इम्पलिटस टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। पिस्टल वेर ब्रिंग सीक्रेटली सेंड टू इंडिया, तो वेपन्स ये लोग बहुत सीक्रेटली इंडिया में भेजा करते थे फ्रॉम द इंग्लैंड अलॉन्ग विद द बेल्डिंग ऑफ द कुक्स। ओके, मदन लाल धिंगरा किल्ड विलियम वेली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवोल्यूशनरी। तो मदन लाल धिंगरा ने क्या किया, विलियम विली को मार दिया। इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज established at California, America, which was later named as the गदर पार्टी by लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने क्या किया, अमेरिका में जाके कैलिफोर्निया में उन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बाद में गदर पार्टी के नाम से फेमस होती है। ओके, अ वीकली नेम्ड गदर, वीकली यानी जो हफ्ते में एक बार आती है, एक ऐसी मैगजीन उन्होंने लॉन्च की। अ वीकली नेम्ड गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज, 4 अलग अलग भाषाओं में आती थी। तारक दास एंड द करतार सिंह टू ज्वाइन दिस एक्टिविटी। सो इनको बहुत सारे फिर फ्रेंड्स भी मिलते चले गए। गुड। ओके, मेरी इमेज के एग्जैक्टली ऊपर सेकेंड लाइन पे चंपक रमन पिल्ले फ्रॉम द हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल इन जर्मनी एंड प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक द हेडक्वार्टर इन 1907। सो आई थिंक चंपक रमन पिल्ले ने तो एक स्टेप और आगे जाके प्लानिंग की कि हम लोग इराक को अपना बेस बना के इंडिया पे अटैक करते हैं। इंडिया पे मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं और फिर अपना रूल वापस से रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का आप फोटोग्राफ भी देख सकते हो। ओके, in the International Socialist Conference held at Stuttgart, Germany, the national flag prepared by the Madam Kama was hosted for the first time. Raja Mahendra Pratap was from the provincial independent government under the Rashtra Pramukh in Afghanistan, in which Barkatullah, Abidullah, Maulana Basir, Shamsher Singh, Dr. Mathur joined. So उन्होंने भी मतलब एक रिवोल्यूशनरी फॉर्म की। और मैडम कामा की बात करूँ तो ये देखिए, मैडम कामा के हाथ में जो आप जो ये फ्लैग देख रहे हो, है ना, मैडम कामा के ऊपर जो आप हाथ में जो फ्लैग देख रहे हो, वंदे मातरम जो लिखा है, ये इंडिया का पहला ऑफिशियल नेशनल फ्लैग था। जो हमारा आज का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो तो हम लोगों ने बाद में अडॉप्ट किया है, बट पहली बार इंडिया को अगर किसी फ्लैग से रिप्रेजेंट किया गया था तो ये वो फर्स्ट फ्लैग है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फ्लैग्स ऑफ इंडिया तो आपको पहला ये फ्लैग मिलेगा। आपको 4-5 टाइप के फ्लैग देखने को मिलेंगे, रिसेंट जो है वो सबको पता ही है। ओके, ओके, दिस गवर्नमेंट मेड एन एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम द रशिया, ईरान एंड टर्की। उनको यूँ था कि रशिया, ईरान और टर्की हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। दे ऑल्सो मेट द टर्की चीफ अनवर पाशा द गवर्नर। ओके, उसका उन्होंने गवर्नर भी बनाया था। अ कॉन्स्पिरेसी गालिब नामा रिटर्न इन द रेशमी रुमाल सिल्क हैंड कर्चीफ आस्किंग फॉर द मुस्लिम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियन वॉज एक्सपोज। तो यहाँ पे ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं एंड उनका जो मतलब कोई कम्युनिकेशन होता है वो ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं उसको। ओके, राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विद अ सिग्नेचर टू द रशियन जार इन विच ही हैड रिक्वेस्टेड द जार टू सर्व ऑल द टाइज विद इंग्लैंड। ठीक है, तो रशियन जार से वो लोग हेल्प मांगते हैं कि अब आई थिंक अब हमको ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई लड़नी चाहिए। रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रॉट्स्की हैड प्लेस्ड ऑल हिज सपोर्ट टू इंडियन रिवोल्यूशनरी। ओके, तो रशिया वालों ने भी इंडिया के सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दी थी। ओके, अब मेरी इमेज के नीचे आप लोग बिल्कुल लास्ट में देख सकते हो सोहन लाल पाठक। ओके, सोहन लाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर कैरिड आउट द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सो ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से हमारे देश की एनी हाउ जितनी हो सकते हैं ये लोग मदद कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस कामा गत्था मारू एंड द तोसा मारू स्टीमर इवेंट प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्टेइंग अब्रॉड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब ये क्या इंसिडेंट है हमको नहीं पता, बस आपको ये नाम याद रखना है। द इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to
24 वेयर मेनली इन्वॉल्व इन द रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट। तो ये जितने भी 18 से 24 ईयर्स के जो यंग बच्चे होते हैं, ये सभी लोग इंडिया के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे यूज टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ ड्रिलिंग एक्ट, दे डिड नॉट फियर ऑफ डेथ। इनको मौत से भी डर नहीं लगता है और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। वेन कॉट दे रेडिली embrace the death, shouting the slogan "Inqilab Zindabad" and "Vande Mataram" for the purpose of the freedom of their motherland. Their sacrifices would provide inspiration to the young generation for the ages. ये लोग बिल्कुल डरते नहीं थे और ये लोग ना जब भी पकड़े भी जाते थे तो इनके जवान के पास दो ही नारे होते थे, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम। मीन्स ये एक तरह से जो आने वाली जनरेशन है इनके लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं और ये ब्रिटिशर्स के लिए रियल हेडेक थे। ओके, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ? द इंग्लिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट एन एनिमिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम 1906। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशन met Viceroy Minto. Morley was the Indian Wazir at that time 1909 and these reforms were known as the Morley Minto reform. Morley Minto reforms में ये डिसाइड किया जाता है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो तकरार है, जो दरार है, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं और कैसे भी करके हम लोग इन दोनों रिलीजन के लोगों को आपस में लड़वा दें ताकि हम लोग अच्छे से रूल करें और ये बेवकूफ़ लोग हैं लड़ते रहेंगे। ठीक है, बट वो सोच रहे हैं हम बेवकूफ़ हैं, बट हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। एनी हाउ, फिर एक कुछ अच्छी न्यूज़ आती है। अब आते हैं, अब एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी जी की। ये कब आए थे? ये आए थे 1915 में। ओके, अभी तक ये कहाँ थे? ये पहले तो इंडिया में ही थे। इंडिया में इन्होंने बेसिक एजुकेशन ली, फिर ये लॉ की डिग्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, अहमदाबाद में वकालत की लॉयर बनके, पर इतनी कुछ ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, तो फिर ये साउथ अफ्रीका चले गए। बट साउथ अफ्रीका में इन्होंने ब्रिटिशर्स की बैंड बजा के रखी थी क्योंकि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, कानूनी दाव पेजों में ब्रिटिशर्स को इन्होंने हरा दिया था। अब जब ये इंडिया में आए तो ये ब्रिटिशर्स तो इनके पीछे जासूस छोड़ रखे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ब्रिटिशर्स को एक एक उनके मूवमेंट की जानकारियाँ होती थी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद द सत्याग्रह। उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया था, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम हुम ही गॉट इंस्पिरेशन। यानी उनके ये दो मेंटर हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो गुरु थे वो श्रीमद रामचंद्र थे और जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। Gandhi traveled across the India and observed the life of Indians. He considered exploitation at the root of the poverty of India and made a plan to abolish the British rule in India. जैसे ये इंडिया में आते हैं तो इनकी मीटिंग होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। आई एम टॉकिंग अबाउट गांधी जी। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि आपको जो करना है करो, पर आई थिंक आप 1 साल तक इंडिया में घूमो, इंडिया के अंदर जाओ, इंडिया में देखो कि क्या कंडीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं, और आपको फिर उसके बाद आपको जो स्टेप लेना है लो। गांधी जी, अब आप मानोगे नहीं, जो ट्रेन में जनरल डब्बा होता है जिसमें बहुत भीड़ होती है, उसमें उन्होंने ट्रैवल किया, इंडिया के अलग अलग पार्टों में गए, इंडिया के अलग अलग गांव में विजिट किया और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि सब जगह कहानी एक ही है, इंडियन लोगों को हर जगह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और ब्रिटिशर्स उसका मेन कारण है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे ब्रिटिश रूल को इंडिया से उखाड़ फेंकना चाहिए। मीनवाइल उस टाइम पे 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ये चैप्टर में आपको दिया नहीं है, बट आपको पीछे वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ये सब। एंड उसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो एक जीता हुआ इंसान हमेशा एटीट्यूड में होता है ना, उसका चलने का, उसका चीज़ों, लोगों से बात करने का मतलब पूरा स्टाइल ही बदल जाता है और ऐसा इंसान थोड़ा घमंडी हो जाता है। और जब वो इंसान घमंडी होता है तो वो कुछ ना कुछ अटपटी हरकतें करता है। ऐसी एक हरकत की ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने पास कर दिया रॉयल्ट एक्ट। अब ये रॉयल्ट एक्ट क्या है, लेट्स सी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉयल्ट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉयल्ट द मिनिस्टर ऑफ लॉ। मिनिस्टर ऑफ लॉ थे उनके रॉयल्ट, एंड उनके अंडर में ये लॉ फॉर्म किया गया, इसलिए इनका नाम हमने रॉयल्ट एक्ट रखा है। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ द सप्रेसिंग द रिवोल्यूशनरी एंड द नेशनलिस्ट। दिस एक्ट केम टू बी नोन एज द ब्लैक एक्ट बिकॉज इट वॉज मीन टू सप्रेस एन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, इसे हम लोग ब्लैक एक्ट कहेंगे क्योंकि ये हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
हमारा जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ये हमसे छीन रहा था. ओके. According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed without conducting any trial against him. That is why Gandhiji called him a black act and Motilal Nehru considered it as a snatching away an argument of appeal and advocacy. देखो इस कानून की सबसे गंदी बात क्या थी कि हम ब्रिटिशर्स किसी को भी शक की बुनियाद पर, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने वाला जो इंसान रहता है उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है और मैं हूँ पुलिस वाला, तो बस मैं उसको पकड़ लूँगा और जेल में डाल दूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डेंजरस हो सकती है. और वो भी पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है ना, ट्रायल कंडक्ट किया जाता है. पर यहाँ पे तो ट्रायल का कोई स्कोप है ही नहीं. इसलिए गांधी जी एंड मोतीलाल नेहरू ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था, क्योंकि यहाँ पर एडवोकेट, अपील और आर्गूमेंट के लिए तो कोई स्कोप बचता ही नहीं है. ओके. तो ऐसे थे कुछ महान ब्रिटिशर्स. This act was formed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. तो इंडिया के अंदर जो भी ये सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी उसको ये छीनने के लिए कहा गया है. आई थिंक ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, स्नैचिंग अवे द पास्ट. ओके. अब नाउ मेरे इमेज के नीचे वाला पैराग्राफ ही बचा है एंड देन हमारा ये चैप्टर फिनिश. ओके. नॉट फिनिश, ये पार्ट फिनिश होगा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड एन इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट. उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गया टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन. सो द लीडर एंड ऑफ इंडिया एंड एट लार्ज express their opposition, meeting, rally, shows and strike were organized against it. इंडिया में कोई भी मिनिस्टर अपनी रैली ना निकाल पाए, स्ट्राइक ना कर पाए, हड़ताल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था. गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली. डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू वेर अरेस्टेड इन पंजाब एंड एजिटेशन बिकम द सीवियर एंड गवर्नमेंट वेलमेंटली ट्राई टू सप्रेस द ऑल द अपोजिशन. गांधी जी को पकड़ लिया गया. यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर खिचलू, इनका भी अरेस्ट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए हैं. ओके. थर्ड पार्ट हम लोग जलियांवाला बाग और बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये सेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा. एंड मदन लाल धिंगरा की उधम सिंह की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो बहुत ही इंस्पिरेशन थी. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 2 एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग.